लोग अभी तक जुड़े नहीं है। अब क्या होता है, स्टार्ट होने के बाद फिर चीज़ों को रिपीट करना पड़ता है, इस कारण से मैं थोड़ा रुक रहा था। जी सर, जी कोई सर। सवाल वगैरह है आप लोग का लास्ट ट्रेडिंग सेशन को लेकर? क्योंकि सेटअप जो भी हमने डिस्कस करी थी सारे पे तो ट्रेड बना ही बना है। और अभी सर जो लास्ट ट्रेड। यूरो यूएसडी का चार्ट है, हम्म। अ, अभी क्या सर आपको लग रहा है? क्योंकि मेरी एंट्री तो हो गई, जो कल मैंने परसों डिस्कशन किया था आपसे। हम्म। ठीक है। लेकिन कभी ज्यादा बड़ा मूव नहीं आया है उसमें। ओके। हाँ, एंट्री बाई किया है क्या आपने? नहीं नहीं, सेल का एंट्री बना है। मेरी अच्छा। फर्स्ट एंट्री चूक गई थी, मैंने हम्म। बताया था आपको। सेकंड एंट्री जो उसमें 15 मिनट का जो फेयर वैल्यू गैप बना है, मैंने उस पर डाली थी। हम्म। इसी जगह हुई है मेरी एंट्री, जब भी आपने। हम्म। हाँ ये। मार क्या? हम्म। उसके पहले भी जो एंट्री है ये इस फेयर वैल्यू गैप के पास मार्केट, ये मतलब इस लेवल के पास मार्केट नहीं गया, बल्कि इस फेयर वैल्यू गैप से और इस लेवल से ही नीचे है। तो कभी कभी मार्केट, ये वाली एंट्री बहुत अच्छी एंट्री थी लेकिन मार्केट ने नीचे ही थोड़ा ट्रिगर दे दिया है। तो बहुत सारे लोगों ने एंट्री किया होगा, रिस्क किया हो, रिस्क लेकर। अगर ठीक है, तो लास्ट जो ट्रेडिंग सेशन थी उसमें बाई का सेटअप भी बना था और सेल का भी बना था। बाई का क्यों बना था? क्योंकि मार्केट पहले से अप ट्रेंड में थी, हायर टाइम फ्रेम। और ये जो फेयर वैल्यू गैप है, इस फेयर वैल्यू गैप के पास मार्केट मार्केट ने ये वाली छोटी वाली एक जो कैंडल देख पा रहे ना, वो वाली दी, और साथ में एलजी भी हुई है। वन टू दो कैंडल की एलजी इस वाली कैंडल ने लिया, और उसके बाद एंट्री हुई है, एंट्री बनी है। छोटे टाइम फ्रेम पे तो देखेंगे ही। साथ में अगर अपसाइड की बात करें तो अपसाइड में ये वाली लेवल पहले से हमने मॉर्निंग में ड्रॉ करके रखी थी। मार्केट जो है इस वाले कैंडल के साथ अ, इस प्राइस के पास टच करने वाला था, लेकिन बिना टच किए हुए ये नीचे के साइड आ गया। और नीचे के साइड आने के बाद इसने लगभग लगभग अच्छा एक टारगेट भी दिया है, क्योंकि देखे तो एंट्री जो है ना 9280 के आसपास है। और मार्केट जो है लगभग लगभग 200 पॉइंट्स के आसपास ये नीचे आया है। 200 पॉइंट्स। तो एक छोटे मोटे ट्रेड इधर में बन सकते थे, और एक दूसरा ट्रेड जो है इधर में तो बना ही बना है। तो ये सारे जो ट्रेड है, और तीसरी जो सेटअप है वो ये वाली है। मार्केट इस वाले कैंडल को भी टच करता है, ये भी एंट्री 9 बजे है, यानी कि इंडियन टाइम में लगभग लगभग 11 के आसपास। तो दोनों की दोनों, ये एंट्री और ये एंट्री, इस एंट्री में कोई किसी को कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है? कोई लॉजिक में फिट नहीं आ रहा है आप लोगों के? सर अगर ये सारे एंट्री। सेशन आपने अटेंड किए होंगे और सारे अगर वीडियो रिकॉर्डिंग देखा होगा, बेस्ट इट। जी सर, ये एंट्री जो है ये ऑर्डर ब्लॉक के बेसिस पर है। हाँ, नहीं नहीं, ऑर्डर ब्लॉक है। स्क्रीन किन को दिख रही है? विजिबल है। स्क्रीन तो आ रही है ना? जी। हाँ सर, नहीं, विजिबल है मैंने सर। 10 मिनट पहले भेजा था सर, मैसेज विजिबल है। अच्छा अच्छा। हाँ, ये एंट्री जो है ना ऑर्डर ब्लॉक के बेसिस पे नहीं है, एसएनआर के बेसिस पे है।
हाँ सर, ऊपर तो SNR है, जो दो लाइनें आपने ड्रॉ करी है। नीचे हाँ, वाला जो लाइन है सर, इसका बेस, ये भी ये एस एन आपका आर ही है। रनिंग SNR जो है वही है ना? हाँ, रनिंग एस एन आर है, एस बी आर है ये। जी जी, राइट। ठीक है, और साथ में ये ऑर्डर ब्लॉक भी है, अगर एसएमसी से देखें तो ये ऑर्डर ब्लॉक भी है, बट हमने ऑर्डर ब्लॉक की एंट्री जो होती है तो थोड़ी पहले हो जाती है इस तरीके से। जी लेकिन हमने एसएनआर को लगाया, और एसएनआर और ऑर्डर ब्लॉक साथ में मिल जाता है तो अच्छी बात है। जी। एंड और इसके ऊपर जो एंट्री आपने शो किया था, जहाँ ये तक वाला, मार्केट अभी नहीं, इसके भी ऊपर जहाँ मार्केट अभी पहुंचा नहीं। जी। ये वाली, ये तो मैंने हाँ फेयर जी। वैल्यू मार्क करी है। ओके। कलर चेंज कर देता हूँ सबके, ये फेयर वैल्यू गैप मैंने मार्क किया, एफ बी जी। जी और उसके बाद ये वाली एसएनआर है। और एक लेवल और है इधर में, जो एक्चुअल में कंटिन्यू कैंडल नहीं है ना, इसके कारण से मैंने इसको मार्क नहीं किया। ठीक है, बाकी सब सही है अभी। सर, फिर ये पहले हाँ जी। पहले वाला जो एंट्री है, ये ऑर्डर ब्लॉक से के जो वीक है उससे टच होके मार्केट डाउन साइड आ गया, ऐसा लगता है सर? हो नहीं सकता है। सर, वो ऊपर वाला सर। ये वाली, हाँ जी जी। आ, लेकिन ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं है ना। उसके पीछे रीजन सर? क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक जो होती है ना, ऑर्डर ब्लॉक में आपको एक चीज देखनी चाहिए, वो ये है कि ऑर्डर ब्लॉक, ये वाली कैंडल देखा है, मैं इस कैंडल को हाँ थोड़ा जी। सा ये करता हूँ। हाँ जी। ये वाली कैंडल देख पा रहे ना। राइट सर। अब ये कैंडल अप साइड जा रही थी, जी। दूसरी कैंडल ने पूरी तरह से मूवमेंट को डाउन कर दिया। हाँ जी। सही है ना। तो जब राइट। मूवमेंट को डाउन कर दिया, डायरेक्शन चेंज हो गई, तो ये वाली जो कैंडल है ये ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगी। ठीक है, ये वाली, इसमें कंडीशन ये है कि जो फर्स्ट कैंडल है जी। वो प्रीवियस कैंडल के से उसकी हाई अधिक है प्रीवियस कैंडल की। ओके। और सेम अगर हम लोग बाई साइड में देखें तो ये वाली कैंडल देख पर, हाँ जी। इस कैंडल की विक जो है डाउन है, मतलब लो है इस हाँ वाली जी। कैंडल से। तो ये एक दोनों ही ऑर्डर ब्लॉक जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये इसकी जो एक्यूरेसी थोड़ी अच्छी होती है। और बहुत सारे आपको ऐसे मिल जाएंगे, जैसे ये वाली जी। भी अच्छी ऑर्डर ब्लॉक है, क्योंकि ओके। इसकी जो हाई है ये लास्ट जो डाउन कैंडल है उसके से उससे अधिक है। जी। तो अब इसमें इधर, सर कंडीशन ये हुई कि जो प्रीवियस कैंडल है उसका हाइट में होना जरूरी होता है, हाँ उसी का ऑर्डर ब्लॉक हम ट्रीट करें? हाँ, मतलब वो एक मार्केट जो अप जा रहा था या डाउन जा रहा था, उसको पूरी तरह से यू टर्न बोल सकते हैं। हाँ वो जी। मार्केट ने इस तरह से मूव दिखाया। तो जी बहुत जगह पे आपको ऐसा ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिलेगा, लोग बोलते भी हैं, यूट्यूब पे तो बहुत सारे वीडियोस पड़े होंगे उसके। जी। लेकिन आप देखेंगे ये वाली जो है ना, ये वाली भी ऑर्डर ब्लॉक लोग ये कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इसको ऑर्डर ब्लॉक, मैं ऑर्डर ब्लॉक के रूप में इसको ट्रेड नहीं करता। और ओके। मेरे लिए ऑर्डर ब्लॉक जो है ये वाला है। ओके सर। ठीक है, लेकिन मैं ऑर्डर ब्लॉक के साथ साथ एसएनआर भी यूज करता हूँ। जी जी। ठीक है ना। दूसरी राइट। क्या है, ये वाली जो मूवमेंट आई है, तो इस वाली मूव को हम लोग सिंपल तरीके से ये बोल सकते थे कि अगर एक चीज मैं और दिखाना चाहता हूँ अभी। जी। अ, ऐसे तो क्या है कि फेवर नाइन आप लोग को बताया हुआ है। हाँ जी। मार्केट जब इस तरह से मूव करता है ना, हम्म। अब ये फिबोनाची मैंने क्यों मार्क किया है, क्योंकि मुझे ये वाली जो है जिस कैंडल को आपने ऑर्डर ब्लॉक की तरफ माना ना, वो हाँ मुझे जी। एक चेंज ऑफ कैरेक्टर जैसा दिख रहा है। ठीक है, ओके। यानी कि डायरेक्शन मुझे डाउन साइड की तरफ मिल रहा है। डाउन साइड की तरफ अगर मिलता है तो मैं क्या करूँगा, इस तरह से मार्किंग कर सकता हूँ, ये स्विंग के लिए भी मार्किंग कर सकता हूँ। राइट। क्योंकि मुझे स्विंग लो ये दिख रही है, स्विंग हाई ये दिख रही है। हाँ जी। अभी आप देखेंगे कि ये वाली कैंडल जो है 45 के पास आकर रिवर्स हुई है। जी बिल्कुल। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप मिक्स कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। सर, उसके बाद ऑर्डर हाँ ऑर्डर ब्लॉक में इसके अलावा और कोई कंडीशन? हाँ, मैं जैसे जैसे चार्ट दिखेगी ना मैं आपको जी बताऊंगा। एक चीज़ जी। और मैं ऐड कर देता हूँ अभी। जी जो मैंने फिबोनाइन ड्रॉ किया था, सेम फिबोनाइन को मैं इधर अगर ड्रॉ करूँ, क्योंकि मुझे मार्केट अभी भी डाउन साइड दिख रहा है। जी। और उसकी लॉजिक ये है कि ये वाले जो
चार्ट है अभी भी मुझे ब्रेकअप स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ वेक्टर दिखा रहे हैं। वापस से अब जी। देखेंगे कि मार्केट 72 के पास आया और मार्केट ने मूव दिया। इसे अगर 15 मिनट के चार्ट पे ले जाऊं तो आपको एक बहुत अच्छी मूव देखने को मिलेगी। राइट। तो ये वाली है और ये दोनों, राइट। है ना। जी। तो टूल का इस्तेमाल जितनी जरूरत है उतना ही करना है, लेकिन सही समय पे भी इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जी। और हाँ, आपका कुछ सवाल था कि और क्या क्या कंडीशन ऑर्डर ब्लॉक में जी। ये कर सकते हैं। एक बार वापस से रिपीट आप करें ना अपने सवाल को। सर, एक्चुअली क्या है कि ऑर्डर ब्लॉक में काफी कंफ्यूजन रहता है, तो अगर दो तीन जैसे आपके एक्सपीरियंस में कोई जैसे रूल रहे हों जिसमें कि जिनको ऑर्डर ब्लॉक करना सफिशिएंट है उतने ही कंडीशंस को देखा जाए, तो वो आप शेयर कीजिए। हाँ जी, हाँ जी। तो मेरे पास जो कंडीशन है वो ये है कि जी। अगर कोई भी कैंडल अगर मुझे ऐसा जैसे ये वाली मैंने एग्जांपल के रूप में लिया था, तो जी। ये मेरे लिए ऑर्डर ब्लॉक है। राइट। ठीक है। और दूसरा जो है, ये वाली जो है ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक है मेरे लिए। बाकी बहुत सारे इसके टाइप्स आते हैं जैसा कि पहले ही बताया, और बहुत सारे ट्यूटोरियल्स में आपको मिल जाएंगे। उसके बाद मैं बाई साइड के लिए देता हूँ कि ये वाली मेरे लिए ऑर्डर ब्लॉक है। जी। सारे में जो कंडीशन मैंने बताई है वो सारी चीज़ मैच कर रही है। और आपके लिए बहुत सारे एक मिनट, इधर में। और ये जो ऑर्डर ब्लॉक है इसकी जो चांसेस होती है, विनिंग रेट है वो अच्छी है। मतलब चांसेस आपको मिलेंगे, मार्केट जो है जी। कई बार आपको मूव देता है, अच्छा मूव देता है। मैंने जितनी मार्किंग करी है उसको आप चेक कर पाएंगे। ये वाले ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट इधर आया, बिल्कुल। इस वाले ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट इधर आया, इस हम्म। वाले मार्केट ऑर्डर ब्लॉक के पास मार्केट इधर आया। ये वाली भी हम्म। है, इसको थोड़ा सा हम लोग एडजस्ट करें तो आपको जी। कल की ट्रेड जो है वो भी फिबोनाची के साथ ये भी मिलेगी। और दूसरे, हाँ जी, ब्रेकर ब्लॉक पता है ना, हाँ जी। हाँ जी। ये वाले देखो। अपोजिट डायरेक्शन। जी। अपोजिट डायरेक्शन मतलब ऑर्डर ब्लॉक ये है, इस हाँ ऑर्डर जी। ब्लॉक को मार्केट ने ब्रेक किया। मार्केट अगर इस के पास आती तो हमारा एक बहुत अच्छा ट्रेड मिलता। शायद ये आई है इधर में, एक बार चेक करना पड़ेगा। मैं आगे की तरफ एक्सटेंड करता हूँ। हाँ जी, जी। है ना, मार्केट आई है इस जगह पे। राइट। लेकिन बाकी जो हाई तो हाई टाइम फ्रेम है, लोअर टाइम फ्रेम पे आपको चीज़ें वापस से थोड़ी चेक करनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो ये आपका ऑर्डर ब्लॉक का जो भी जी। कैलकुलेशन है वो ये है। क्लियर सर, ठीक, थैंक यू है सर। ना? हाँ जी। अ, हाँ। और किन्हीं का कोई सवाल? आपका कोई सवाल था राजीव जी? नहीं सर, वो जो क्लियर हो गया, वो मैंने आपको बोला था, बट मैंने कल से उसको वीडियो को 3 बार उसको रिपीट किया है, तो क्लियर हो गया वो। अच्छा अच्छा, लास्ट सेशन की वीडियो या? ना, वो मैंने आपको डीलिंग रेंज वाला प्रॉब्लम बताया था ना। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। हाँ। ओके, ठीक है। तो आज हम लोग को रिस्क मैनेजमेंट पे बात करनी थी, है ना। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग की सेशन में ही रिस्क मैनेजमेंट कवर किया था, लेकिन आज फिर से रिपीट कर देता हूँ क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और चीज़ें को हम लोग जब जब जितना ज़्यादा हम लोग रिपीट करें उतना इजी आसान रहेगा हमारी इजी बनने की चीज़ें। लेकिन एक प्रॉब्लम वाली बात है कि लोग आज के सेशन में कम है ना। ये भी एक छोटी सी प्रॉब्लम आ रही है बार बार, क्योंकि अ, वापस से लोग क्वेश्चन करते हैं और चीज़ें अधूरी रह जाती है, तो ये भी अच्छी बात नहीं है। तो आज रिस्क मैनेजमेंट हम लोग कवर तो करेंगे ही, इसमें कोई सोचने वाली बात है नहीं। ठीक है। बस 2 मिनट समय देकर हम लोग फ्यूचर मतलब सॉरी अगले वीक क्या हो सकता है इस पे थोड़ी सी 5 मिनट डिस्कशन कर। इतनी सारी चीज़ें तो आप लोग को पता है। अभी आप मुझे ये बताएं कि ये चार्ट आपके सामने है। अब अगला स्टेप क्या हो सकता है मार्केट का? अगला स्टेप का मतलब है कि बाई करेंगे, सेल करेंगे। अभी 4 घंटे का चार्ट मैंने लगाया है, और डेली का चार्ट, वीकली का चार्ट भी देख सकते हैं, बट 4 घंटे के चार्ट से अपने को क्या समझ में आती है? सर,
तुरंत अगर इसको देखते हैं एकदम से तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उनके हिसाब से सेल ही दिखता है सर। हाँ जी, हाँ जी, सेल दिख रहा है क्योंकि ये जो फेयर वैल्यू गैप है काफ़ी जी बड़ी जी। है ना। और तो एसएमसी भी सपोर्ट कर रहा है। एसएमसी भी सपोर्ट कर रहा है। दूसरी चीज़ क्या है कि मार्केट के पास दो तीन टारगेट्स हैं। जैसे ये वाली मुझे बाई के लिए लग रहा है, मार्केट में अगर नीचे आती है तो लोग जरूर बाई करना चाहेंगे। उसके बाद ये वाली भी एक बाई के जैसा लग रहा है। ये सब जी सारे लेवल हैं जो टारगेट के रूप में लोग इस्तेमाल करते हैं। और ये जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में मार्केट जो मूव करी है इस एरिया से, तो ये वाली हम्म। लेवल भी इसने काम किया है, इसके बाद ही मार्केट ने मूव दिखाया है। तो जी मार्केट जी नीचे जाएगा लेकिन इन सब सारे लेवल को धीरे 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 रिट्रेसमेंट के रूप में जी ग्रैब करता चला जाएगा। जितने भी स्टॉप लॉस हैं, बायर सेलर दोनों तरफ से लोग ट्रैप होते हैं। और मार्केट जो है ओवरऑल ऐसे तो डेली चार्ट में अगर देखें तो डेली चार्ट में हमारी जो ट्रेड है वो अपसाइड है ना, ट्रेंड जो है जी अपसाइड है। और जी। फिबोनाइन की अगर बात करें, फिबोनाइन इसलिए मैं अपसाइड लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे एक चेंज ऑफ कैरेक्टर इधर में दिख रहा है और चेंज ऑफ हम्म। कैरेक्टर नीचे भी है, बट ये वाली थोड़ी क्लियर है। किसी जी का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं क्योंकि टाइम फ्रेम चेंज करेंगे तो अपने आप ही चेंज हो जाएगी। अभी जब मैं फिबोनाइन लगाता हूँ तो मुझे ये चीज़ें दिख रही है कि मार्केट ने 45 और 54 के आसपास आकर रिट्रेसमेंट दिया और उसके बाद बहुत जोरदार तरीके से बाई हुई है। ठीक जी है। दूसरी चीज क्या है कि अगर मार्केट ने इस वाले फेयर वैल्यू गैप को पूरी तरह से अगर फिल करने की कोशिश करी तो हमारी जो सेल साइड की जो प्लानिंग है वो बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से काम करेगी। जी लेकिन मैं ये एक चीज मान के चल रहा हूँ कि मार्केट जो है अगर वापस से रिट्रेसमेंट लेने के बाद, रिट्रेसमेंट लेने का मतलब ये है कि ये वाली जो स्विंग बनाई है मार्केट ने वापस से, इस वाले स्विंग से लेकर इस वाले स्विंग को अगर मैं मार्क करूं और ठीक है इस वाले से लेकर इस वाले तक अगर मैं मार्क करूं तो मुझे वापस से जो लेवल मिल रहे हैं 45 के और ये वाली लेवल मिल रही है, यानी मार्केट ने इसके पास से थोड़ी सी सपोर्ट जैसी बनाई। देख पा रहे हैं? राइट। यानी कि हमें करना क्या है कि अपनी क्वांटिटी थोड़ी सी कम रखनी है और मार्केट को अगर ये गैप फिल करना होगा तो वो तो फिल करेगा ही करेगा। लेकिन कभी कभी होता है कि ट्रेड में स्टॉप लॉस होने के बाद वो टारगेट होता है। तो हम्म। ये चीज़ें इस तरह से थोड़ी सी कंफ्यूज जैसी हो रही है। जी दूसरी चीज क्या है समझने वाली बात कि मार्केट ने जो डाउन साइड की जो मूव दी है वो थोड़ी स्लो है, बट अप साइड की जो मूव दी है वो फास्ट है। फास्ट। और डाउन साइड जो मार्केट आ रहा है धीरे धीरे आ रहा है। अप साइड की मूव हम्म। काफी तेजी से हुई है। तो अपने को थोड़ा ये अगले हफ्ते ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ट्रेड जो है दोनों साइड बनेंगे क्योंकि मार्केट 4 घंटे का और डेली का अप साइड है और लोअर टाइम फ्रेम जो है 1 घंटे 4 घंटे को मिक्स करें तो डाउन साइड है। तो ट्रेड जी जो है दोनों साइड मिलेंगे। बाकी हमारा जो 1 घंटे सॉरी 1 AM का जो ट्रेड है कैंडल का, वो पिछले हफ्ते 3 4 ट्रेड, मतलब इसी हफ्ते करंट हफ्ते की बात कर रहा हूँ, 3 से 4 ट्रेड मिले हैं लगभग लगभग। हम्म। एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ क्योंकि कोई भी एक सेटअप अगर रेगुलर बेसिस पे आपको पैसे देने लगता है ना तो फिर वो थोड़ी कॉन्फिडेंस आपकी बढ़ जाती है। जैसे ये वाली कैंडल और उसके बाद ये वाली कैंडल ने शायद नहीं दिया है और इस वाली कैंडल ने दिया है। अच्छा ये वाली कैंडल है। तो लगभग लगभग फिर एक और भी है इधर, ये वाली। तो अ, 4 दिनों में 3 दिन ये सेटअप काम इसने किया है। जी सही है। चलिए वापस से अपने रिक्स वाले टॉपिक पे आ जाते हैं। तो कोई सवाल तो नहीं है ना अभी जो चार्ट स्टडी किया हम लोगों ने? राजीव जी, इमरान भाई, राजेंद्र सब जी क्लियर है से तो सर। बात हो ही रही है। सब क्लियर है सर। क्लियर। ओके है ना? हाँ जी। चलो। जी सर, जी सर। तो रिस्क मैनेजमेंट पे हम लोग आने वाले हैं। मैंने बोला था एक एक्सेल सीट में शेयर करूंगा, एक्चुअल में एक्सेल सीट में सेट नहीं कर पाया मैं, बट मैं इस हफ्ते आपको शेयर कर दूंगा आप लोगों सबको। तो सबसे पहले जो चीज़ हमारे हमें सोचने वाली है वो जब भी आप अपने पर्सनल अकाउंट में ट्रेड करते हैं तो आप कितनी परसेंटेज का रिस्क ले सकते हैं अकाउंट में। अगर आप 10% 15% 20% डाउन होते हैं तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट जब परफॉर्म की बात आती है
परफॉर्म की बात आती है तो उनका क्या है, एक रूल है। उनका रूल है 5% इंट्राडे डाउन नहीं होना चाहिए। इससे इस तक आप पहुंचते हैं तो अकाउंट आपका टर्मिनेट हो सकता है। और अगर टोटल में 10% तक माइनस होता है तो भी अकाउंट आपका टर्मिनेट हो सकता है। तो इन दोनों चीज़ों के हेल्प से हम लोग इन दोनों के चीज़ों के हेल्प से हम लोग एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकते हैं। क्योंकि ये चीज़ें तो प्रॉब्लम दिखती है बट ये प्रॉब्लम एक्चुअल में है नहीं। मैं जैसा कि मानता हूँ कि मार्केट में अगर आपने 1% का ट्रेड अगर लिया, 1% का ट्रेड लिया, 1% का ट्रेड का मतलब ये है कि अगर हमने मार्केट एक्चुअल में जब हम लोग परफॉर्म के लिए काम करते हैं तो हमें तीन तरीके से काम करना होता है। तीन तरीके से काम करने का ये मतलब हो गया कि सबसे पहला जो ये होता है वो हमारा होता है फेज वन। ठीक है, फेज वन। दूसरा होता है फेज टू। ठीक है। और थर्ड जो फेज होता है हमारा वो होता है फंडेड अकाउंट। और ये तीन अकाउंट, अकाउंट तो सेम ही है, अकाउंट सेम है, फंड भी सेम रहती है, लेकिन काम करने का जो तरीका है वो अलग अलग होता है। ठीक है। अलग अलग होने का मतलब है कि अगर हमने इधर में एक $50 के आसपास, 50 USD के आसपास हमने एक इन्वेस्टमेंट किया, $39 से लेके $20, $50 अलग अलग रेट के परफॉर्म के 5K अकाउंट अभी अवेलेबल है मार्केट में। तो अगर मैंने 5K अकाउंट एक लिया 50 $50 खर्च करने के बाद, तो हमारी टोटल जो रिक्स है वो $50 की है। फंड जो है हमारा फंड जो है हमारा 5K मिलता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि इस छोटे से अमाउंट में, देखिए अमाउंट भी सबके लिए अलग अलग हो सकती है। किसी के लिए $50 छोटी अमाउंट है, किसी के लिए बहुत बड़ी अमाउंट है। तो जैसा कि मेरा मानना है कि इस वाले अकाउंट में हम लोग सबसे अधिक रिस्क लेकर काम कर सकते हैं। ठीक है। रिस्क लेकर काम करने का मतलब ये है कि आपकी जो ट्रेड होती है वो, मैं दो तरीके बताऊंगा, एक थोड़ा सा क्या वो एग्रेसिव, एक डिफेंसिव। अगर हम लोग पर ट्रेड पे, लेकिन पहले आपको अपनी स्टडी बैक टेस्टिंग बहुत अच्छे से रखनी पड़ेगी। अगर हम लोग पर ट्रेड पे 1% का रिस्क लेते हैं, 1% पर ट्रेड, 1% पर ट्रेड अगर हम लोग रिस्क लेते हैं, ठीक है, और हमारी ट्रेड की एक्यूरेसी सिर्फ 60% है। ठीक है, 60% का सीधा सा मतलब है, 60% का सीधा सा मतलब है कि हमने टोटल पूरे मंथ में 60% विन रेट। ये क्या हो गया, विन रेट हमारी, ऐसा तो विन रेट 60% से अधिक है, लेकिन फिर भी मैं निगेटिव थोड़ा बफर रख देता हूँ। अभी हमने 1% पर ट्रेड पे रिस्क लिया और हमारी एक्यूरेसी 60% है। इसका सीधा सा मतलब है कि टोटल पूरे महीने में हम लोग 20 दिन काम करने वाले हैं। हर दिन हम लोग दो ट्रेड लेने वाले हैं। इसका मतलब है टोटल 40 ट्रेड हम लोग लेने वाले हैं। 40 ट्रेड में से 24 ट्रेड जो है आपके पैसे प्रॉफिट में जाएगा। यानी कि आपकी जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो रहेगी 3x। यानी कि अगर हमने 5K अकाउंट में काम किया तो हमारी जो स्टॉप लॉस रहती है 50 USD की रहेगी। 50 USD इंटू 16, सॉरी 16, और 150 USD, इसमें ब्रोकेज अभी माइनस नहीं किया है, ब्रोकेज थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, 24। यानी कि टोटल ट्रेड जो हमारे लॉस वाले हैं 40% वाले वो इधर है, और 60% ट्रेड वाले जो हैं वो इस साइड है। तो एक सिंपल सी कैलकुलेशन की बात करें तो हमारे पास $80, ठीक है, $800 टोटल माइनस हो सकता है। और प्रॉफिट की बात अगर करें तो लगभग लगभग 250, 40 और 3600। मैंने कैलकुलेशन सही किया हाँ सर। है ना? तो पर ट्रेड पे हम लोगों ने अगर इस तरह से काम किया जो काफ़ी 1% रिस्क लेके काम कर रहे हैं, तो काफ़ी रिस्क की है, थोड़ी एग्रेसिव मेथड हो गई। तो फिर भी हमारी जो ट्रेड है ना वो मतलब ओवरऑल जो पोर्टफोलियो है
वो हमारा प्रॉफिट में ही रहेगा। ठीक है, $50 पर ट्रेड। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसके लिए काफ़ी खुद पे कॉन्फिडेंस चाहिए, और ये चाहिए, क्या बोल सकते हैं, एक्यूरेसी आपकी जो है ना वो भी सिस्टम पे अच्छी होनी चाहिए, और अपने पे भरोसा होना चाहिए कि हर तरह की इतने परसेंटेज का रिस्क हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो 1% हमने ये वाली जो है इस मेथड से 1% के यूज करने के बाद, मतलब रिस्क लेने के बाद, आपका जो ट्रेड है लगभग लगभग 1 हफ्ते से 10 दिन या 2 हफ्ते के अंदर ही आपका फेज 1 क्लियर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा सेम चीज को, सेम इसमें हम लोग आते हैं 5 के ये सेकेंड फेज है अपना, फेज 2, P2। P2 में क्या करना है, P2 जैसा कि आपने फेज 1 क्लियर करने के बाद P2 पे आप आए, तो वो करना क्या है, अपनी जो रिस्क मैनेजमेंट है आपको कम करना है, रिस्क को कम करना है, सॉरी। ठीक है, सारी चीज़ें सेम रहेगी, और आपका जो आउटपुट है इस वाले में जो 2800 है, इसमें कम हो जाएगा, और हम लोग पर ट्रेड पे ट्रेड रिस्क लेने वाले हैं $25 का। पर ट्रेड पे रिस्क लेने वाले हैं $25 का। तो पूरे महीने का मैंने इसलिए कैलकुलेशन किया है कि कैलकुलेशन करना इजी हो जाए। बाकी ये ट्रेड जो है 2 हफ्ते 1 हफ्ते भी चल सकते हैं, आप 4 से 5 ट्रेड में भी आप ये कर हो जा सकते हैं, प्रॉफिट में आ सकते हैं। अभी 16 ट्रेड जो हमारे हैं वो माइनस गए, और उसके बाद अगर हमने प्रॉफिट अगर लिया तो $75 हमने प्रॉफिट लिया, और हमारी एक्यूरेसी सिर्फ 60% है। ठीक है, ऊपर वाले में आपका जो है लॉस -400 हो जाएगा, और इस वाले में आपकी प्रॉफिट जो हो जाएगी 1800 हो जाएगी। ठीक है, और हमारे पास जो आ जाएगा 1400 पूरे मंथ की प्रॉफिट। ये हो गई हमारी फेज 2 की। ठीक है, अभी हम लोग, अगर हमें फंड मिल जाता है, ठीक है, फंड हमें मिल जाता है, तो अ, अपनी जो ट्रेड का तरीका फंडेड अकाउंट में रहेगा वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, यानी कि हमें थोड़ा और सेफ हो जाना है, और 0.25 पर ट्रेड पे हम लोग रिस्क लेने वाले हैं, क्योंकि फंडेड अकाउंट आने के बाद आपका अ, जो भी प्रॉफिट होने होने वाला है, जो भी प्रॉफिट हो रही है, एक्चुअल में आपको 80% उसकी प्रॉफिट के रूप में आपको मिलता है। तो ये क्या बोल सकते हैं उसको, यानी कि थोड़ी सी भी आपने उस अकाउंट पे वर्क किया तो $300 to $400 आपको आसान से पूरे मंथ में मिल जाएंगे, बहुत सेफली काम करने के बाद। तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि इसमें हमें 900 मिला, और टोटल 700 हमें इसमें प्रॉफिट मिल गई पूरे महीने की। तो अगर 5 के अकाउंट में 700 प्रॉफिट हो रही है, इसका मतलब है कि लगभग लगभग 15% के आसपास, है ना, 14 to 15% के आसपास आपको प्रॉफिट मिल रही है। तो फंडेड अकाउंट जो होता है उसमें उस अकाउंट को आपको बचा के रखना जरूरी है, क्योंकि प्रोफर्म में एक तो जो रूल है 5% का और 10% वाला, वो तो फंडेड अकाउंट में भी लागू होता है। लेकिन जो हमें पास करने में, क्लियर करने में जो टाइम लगता है, वो टाइम हमें बार बार ना लगाना पड़े, उसके लिए हमें क्या करना है कि ये इस फंडेड अकाउंट की जो ये है रिस्क को काफ़ी कम कर लेना है। अब ये रिस्क कम करने का क्या मतलब है, ये तो एक तो पहली चीज़ तो ये हो गई कि हमें अकाउंट को बचाना है, किसी भी हालत में अकाउंट को अब टर्मिनेट नहीं होने देना है। और इसका एक दूसरा बहुत बड़ा बेनिफिट क्या मिलता है कि जैसे कि मैं फाइवर्स के साथ काम करता हूँ, तो आपके जो अकाउंट होते हैं वो स्केल होते हैं। स्केलिंग पता है आप लोगों को, स्केलिंग पता है? मालूम है सर, बट प्रॉपर तरीके से नहीं हो। अगर आपको फंडेड अकाउंट मिल जाती है
और आपने 5 दिन में, 10 दिन में, 20 दिनों में, 1 महीने में आपने 10% की टारगेट अचीव करी, उस टारगेट की आपको जो पेमेंट आप प्रॉफिट करते हो वो पेमेंट आपको मिल जाता है। बट वो डैशबोर्ड जो होता है ना फाइवर्स का, उसके अंदर वो रिकॉर्ड हो जाता है कि आपने 10% की प्रॉफिट अचीव कर ली। तो आपका अकाउंट जो होता है 5K से 7.5K स्केल हो जाता है। ठीक है, यानी 50% वो इंक्रीज कर देते हैं फंड को। ठीक है, यानी कि आपने अगर 2 बार 10-10% किया तो आपका जो फंड है, अकाउंट जो है, वो 5K से 10K हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि आपने सिर्फ अकाउंट को बचाकर, सेफ रखकर, सेफ सेफ रखा, और सेफ रखने के बाद अकाउंट को सेफ रखा, और आपकी जो प्रॉफिट 5K में होती, वो सेम प्रॉफिट आपको 5K 5% रिस्क के साथ होती, वो सेम प्रॉफिट आपको इधर ओनली, क्योंकि आपका जो फंड है वो बढ़ गया। अब ये जो थर्ड वाला जो पार्ट है ना, काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने पूरे 1 महीने या 10 दिन है जो भी हो टाइम लगाकर पूरा का पूरा ट्रेड क्लियर किया, फेज 1 फेज 2 क्लियर किया। अभी आपके उस फंड को, फंडेड अकाउंट को बचा के रखना, आप बचा पाते हैं तो अकाउंट जो है हर महीने स्केल होता जा सकता है। ठीक है, ये जो चीज़ें मैंने ये सिस्टम बताया, ये उनके लिए है जिनको $50 से, $100 से, $200 से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अभी मैं इसको, इसके रिस्क को और थोड़ा कम करके भी अपने एक कैलकुलेशन बना सकते हैं। अभी 2 मिनट के लिए मैं रुकता हूँ, आप लोग इस चीज़ को समझिए, देखिए कोई सवाल है तो करिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा कम और रिस्क को कम करके काम थोड़ा करने की कोशिश करेंगे। बट उससे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो सिस्टम, ये जो तरीका मैंने अभी बताया है, इसमें आपको अपने पे काफ़ी कंट्रोल रखना पड़ेगा। यानी कि एक स्टॉप लॉस हो गया, फिर दूसरा स्टॉप लॉस हो गया, उस दिन के लिए हम लोगों ने मार्केट छोड़ दिया, उस दिन हमें काम नहीं करना। कभी कभी क्या होता है, फर्स्ट स्टॉप लॉस, सेकेंड स्टॉप के बाद तीसरा स्ट्रेट भी हम लोग ले लेते हैं, क्योंकि हमें रिकवर करना है, और वो चीज़ें हमारे लिए थोड़ी मुश्किल साबित होती है बाद में। तो खुद पे अब अगर आप कंट्रोल कर पाए, और बैक टेस्टिंग आपने किया, बैक टेस्टिंग का सीधा सा मतलब है कि आपको 3 महीने का रिकॉर्ड पता है, 3 महीने की जो बिन रेट है वो पता है, कि मार्केट जो है ये सिस्टम पे वर्क करती ही करती है। और अगर 2 स्टॉप लॉस होते भी हैं तो मार्केट कल भी चालू होगा, स्टार्ट होगा, ओपन होगा, हम लोग अपने प्रॉफिट को ले सकते हैं, अपने लॉस को रिकवर कर सकते हैं। दूसरी क्या है, अगर आपने बैक टेस्टिंग नहीं किया तो कोई भी सिस्टम, कितनी भी अच्छी सिस्टम हो, उस पर आपका भरोसा नहीं आएगा, है ना। मार्केट में जब हम लोग सीखने आते हैं तो 3 चीजें होती है, अलग अलग तरीके से 3 चीजें होती है। पहला, आपको कोई सिस्टम किसी ने बताया, मैंने बताया, किसी ने ही बताया, उस सिस्टम को आपने, दूसरे स्टेप, पहला स्टेप ये है कि आपने उस सिस्टम को सीखा किसी से, मतलब किसी ने बताया, दोनों चीजें एक ही है। वो स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 ये हो गया, आपने उस सिस्टम की बैक टेस्टिंग करी, बैक टेस्टिंग करिए, स्टेप नंबर 2। फिर आप जब उस सिस्टम को मार्केट में इस्तेमाल करेंगे ना, तो आपका अपना एक एक्सपीरियंस, अनुभव उसके साथ ऐड होगा, कि हाँ ठीक है, ये सिस्टम तो हमें मिला था, इसकी एक्यूरेसी हमने बैक टेस्टिंग में 60 to 70% लगाई। बट जो मार्केट में जब उसके काम जब हम लोग करते हैं, तो थोड़ा इमोशनली हम लोग हावी हो जाते हैं। जैसे कल की बात है, कल कल एक मैसेज मुझे किसी ने किया, उन्होंने 2 ट्रेड लिए, सॉरी 3 ट्रेड लिए। 3 ट्रेड का मतलब क्या है, कि पहला ट्रेड जब उन्होंने लिया तो फोमो में ट्रेड ले लिया, और फोमो के चक्कर में लेवल ट्रिगर होने से पहले ही उन्होंने ट्रेड पंच कर दिए, स्टॉप लॉस हो गई। स्टॉप लॉस होने के बाद वापस से मार्केट जो है कंफर्मेशन देती है कि हाँ अब मुझे अपसाइड जाना है। तो उन भाई साहब ने वापस से सेकेंड ट्रेड पंच किया। सेकेंड ट्रेड पंच किया, जाहिर सी बात है मार्केट थोड़ा ऊपर आ गया था, सेकेंड पंच किया, मार्केट ने वापस से उनके स्टॉप लॉस ले लिए, 2 स्टॉप लॉस हो गए। उन्होंने मार्केट में सोचा कि चलो आज हमें काम नहीं करना, बट जैसा कि उनको लगा कि नहीं, मार्केट क्या करता है, मार्केट ने सही टर्न दिखाई है, सही मूव दिखाई है, बट हमने पहला ट्रेड जो लिया था फोमो के चक्कर में लिया था, तो वो मेरा एक, मेरे तरफ से मिस्टेक है। मार्केट ने मेरा स्टॉप लॉस नहीं लिया ऐसा मैं मान के चलूंगा, मैंने ट्रेड किया ही नहीं है ऐसा मान के चलूंगा। तो उन्होंने क्या किया, थर्ड ट्रेड पंच किया। थर्ड ट्रेड पंच किया, जो भी है, खुद को कन्विंस करना नहीं करना वो तो आपके हाथ में है। थर्ड ट्रेड पंच किया। थर्ड ट्रेड पंच करने के बाद वो मार्केट को देख रहे हैं, मार्केट को देख रहे हैं। अभी उनके साथ क्या हो गया, कि जो 2 स्टॉप लॉस हो गए थे,
दो स्टॉप लॉस हो गए, मार्केट थोड़ा सा, सॉरी, जो अकाउंट है आपका थोड़ा माइनस में दिखेगा। आज की जो ट्रेड लिया पहले दो ट्रेड माइनस हो गए। अभी जैसे ही मार्केट थोड़ा सा ऊपर थर्ड ट्रेड में आने लगेगा, प्रॉफिट में आने लगेगा, तो आप क्या करोगे? आप पूरे टारगेट का वेट करोगे, या जितना प्रॉफिट, जितना लॉस गया है उसको रिकवर होने होते हुए दिखने के बाद ही तुरंत ही कट कट कर दोगे? ये सवाल है आप लोगों से। अगर दो स्टॉप लॉस मेरे हो गए, हमारे हो गए, किसी के भी हो गए, तो वो थर्ड ट्रेड में क्या करेगा? मार्केट को पूरे प्रॉफिट टारगेट आने का इंतजार करेगा, या फिर ये सोचेगा कि मेरे दो स्टॉप लॉस हुए हैं, कम से कम इतनी मुझे मिल जाए तो मेरा आज जो नुकसान है वो न्यूट्रल हो जाए? क्या करेंगे आप लोग? सर वो न्यूट्रल करना ज्यादा रिकवर करके बेटर है। वापस निकलेगा वो। रिकवर करके? मतलब स्टॉप लॉस वाला जो अमाउंट है वो रिकवर करके वापस निकलेगा। हाँ जी, जनरली पोजीशन ऐसा को ही। न्यूट्रल करना सर ज्यादा बेटर है। हाँ, तो यानी कि मतलब इसका मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि मार्केट जब थर्ड मौका आपको देता है, तो थर्ड मौका जब आपको देता है तो आप जो दो लॉस हुए हैं उसको रिकवर करने की कोशिश करेंगे, यानी कि मार्केट अगर कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया तो आप निकल सकेंगे। सही है ना? बिल्कुल सही बोल रहा हूँ ना? जी। हाँ, सही है। तो उन भाई साहब ने भी सेम काम किया, बट इत्तेफाक की बात है कि थर्ड वाली जो ट्रेड थी उसने पूरा का पूरा टारगेट दिया, यानी कि 3x दिया। ठीक है, तो ये चीजें जो है ना, लाइव मार्केट में सही सही से दिखती नहीं है। लाइव मार्केट में सही से नहीं दिखती, बट जब बैक टेस्टिंग करेंगे तो दिखेगी। अभी मैं आपको जो मैं बता रहा हूँ उसका चार्ट वगैरह सारा मेरे पास आया था, और मैं आपको दिखाता हूँ एक्चुअल में कैसे इसने वर्क किया। ये कल का ही है, और कल 8 थी ना, सॉरी 9 थी कल। ये वाली, हाँ जी, ये सेटअप देख पर, तीन अलग अलग लेवल बन गए, है ना? हमें इंटर करना है 1 बजे कैंडल में, यानी 1 बजे से हमारी जो मार्केट की जो मूवमेंट है वो स्टार्ट होने वाली है। और हमें ये वाली जो है जिसके पर मार्केट गया नहीं, तो हमें ये वाली जो सेल की ट्रेड है अगर हम लोग मिस करते हैं, मार्केट डाउन साइड आ जाता है, और मैं थोड़ी देर के लिए स्मार्ट मनी टूल इस्तेमाल कर लेता हूँ, और मैं चार्ट पे आ जाता हूँ, 5 मिनट के चार्ट पे। ठीक है, मार्केट ने सबसे पहले ये वाली स्टॉप लॉस ली, मार्केट थोड़ी सी रिकवर होने लगी, देख पा रहे? जी सर। अब मार्केट जो है रिकवर होने लगी। अभी मैं थोड़ा ऐसा करता हूँ, 1 मिनट के चार्ट को भी लगा देता हूँ। बहुत सारे लोग 1 मिनट के चार्ट को करते हैं, और जो जो नहीं करते हैं वो अभी प्रयास मत करिए, बाद में आप लोग को लगता है तो करना है, क्योंकि 1 मिनट का चार्ट जो है काफ़ी थोड़ा फास्ट मूव करेगा। लेकिन 1 मिनट का चार्ट जो है ना उसमें आप एंट्री पहले कर सकते हैं, आपकी रिस्क जो होती है छोटी होती है। ठीक है, अभी ये वाली स्टॉप लॉस होने के बाद मार्केट ने किया क्या, सेकंड वाली लिक्विडिटी को ग्रैब कर लिया, देख पा रहे? बिल्कुल आपके सामने जी सर। है ना? अब ये वाली जो लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट ने पुल बैक लिया अप साइड में। अभी आप 1 मिनट के चार्ट को देखिए,
एंट्री बन रही है, फेयर वैल्यू गैप, चेंज ऑफ कैरेक्टर, फेयर वैल्यू गैप, जी सर। है ना। ठीक है, ये आपका स्टॉप लॉस इधर में हो गया। ठीक है, इधर में स्टॉप लॉस हो गया। फिर मार्केट ने जब ऊपर की साइड मूव करना चालू किया, ये वाली, तो फिर सेकेंड ट्रेड में एंट्री होती है, सेकेंड ट्रेड में एंट्री होती है और स्टॉप लॉस ये वाली। क्योंकि जिसने ट्रेड किया वो उनको थोड़ा ज़्यादा आसानी से याद होगा, मुझे जितनी डिस्कशन हुई उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। बाकी चार्ट को खुद आप स्टडी करेंगे तो आपको दिखेगा कहीं ना कहीं कुछ कुछ फोमो वाले ट्रेड भी हैं इसके अंदर। और ये दो स्टॉप लॉस इधर हो गए। अभी मार्केट ने थर्ड वाली लेवल जो है उसको क्लिक कर दिया, यानी कि एलजी इसकी भी हो गई। इसकी एलजी होने के बाद हमारे पास क्या क्या मूव मिल रहा है, 1 मिनट का चेंज ऑफ करेक्टर, 1 मिनट, और फेयर वैल्यू गैप तो बनी तो है, लेकिन मार्केट इस जगह पे आई नहीं, है ना। जैसा कि मैंने बोला कि इस ये वाली थर्ड वाली जो एंट्री है वो थोड़ी ऊपर में हुई है, क्योंकि हम लोगों ने अगर इधर में कुछ इंतजार करने की कोशिश करी, तो फिर अगर सॉरी, मतलब हम लोगों ने अगर इस लेवल पे इंतजार करने की कोशिश करी तो मार्केट तो इस लेवल पे आया ही नहीं है ना, नहीं आया। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी हमारे पास एक दूसरी सेटअप दिख रही है। मैं थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करता हूँ, देख पा रहे हैं, डीलिंग रेंज वाली दिख रही है सर। डीलिंग रेंज, है ना। तो ये होता है मार्केट में आप दिमाग कम लगाएं, देखें, देखें ज़्यादा, तो उससे क्या होता है, अपने आप ही चीज़ें आपको दिखने लगी। अभी ये वाली एंट्री तो हो नहीं रही है, तो भाई साहब ने क्या किया, इधर में एंट्री मार दिया, सही है, डीलिंग रेंज की हेल्प से। और स्टॉप लॉस जो है इधर रखेंगे। अभी क्या हो गया कि मार्केट ने जितना लॉस लिया था, दो स्टॉप लॉस, इधर धीरे 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 रिकवर हो गया। देखो मार्केट कैसे चल रहा है, थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर, तो फिर नीचे, तो इधर में कहीं वो निकल गए। उसके बाद क्या हो गया, जो 3x थी, वो 3x जो है इधर पूरी की पूरी रिकवर हो जाती। तो खैर इसमें कोई बुराई नहीं है कि आपने अपने ट्रेड को, ग्रे को कॉस्ट टू कॉस्ट कर लिया, उसमें कोई बुराई नहीं है। बस मैं मार्केट दिखाना चाहता हूँ कि मार्केट आपको मौका देता है। कभी कभी हम लोग गलती कर देते हैं और कभी कभी हम लोग इंतजार नहीं कर पाते, सही ना। मैं अपनी बातों को सही से समझा पा रहा हूँ, नहीं, नहीं समझा पा रहा, हाँ सर, नहीं सही है। सर, समझ में आ रहा है। क्लियर सर। है ना। जी। तो लेकिन सर वन अगर हम मिनट पे तो लोग, ऐसे बहुत रिस्की ट्रेड रहता है ये। नहीं नहीं, एक्चुअल में 1 मिनट का ट्रेड तभी ले रहे हैं हम लोग जब आपके हायर टाइम फ्रेम आपको सपोर्ट कर रहा है। 1 मिनट में कोई सिग्नल नहीं मिल रही, हम लोग बस चार्ट को थोड़ा देख पा रहे हैं कि ये जो डीलिंग रेंज है ना, आप देखिए 5 मिनट में सेम चीज बनी है, ऐसा नहीं कि नहीं बनी है, लेकिन 5 मिनट की चेंज ऑफ कैरेक्टर कहाँ बना है, इधर बना है। ठीक है, 5 मिनट की चेंज ऑफ कैरेक्टर जो है इधर में बन रही है ना, इधर में बन रही जी है, सर। या फिर अगर बोले तो है। इधर भी बन रही है ना। तो इधर भी एंट्री बन रही है, ऐसा नहीं है, इधर में एंट्री भी आप कर सकते हैं। दोनों में ही सेम जी एक ही जैसा चल रहा है। लेकिन 1 मिनट में होता क्या है कि चार्ट थोड़ी सी क्लियर क्लियर, जो फास्ट मूव है ना वो आपको दिख जाती है। ठीक है, तो चलिए वापस से अपने टॉपिक पे आते हैं। तो हाँ जी, तो इस जो मेथड मैंने बताया है वो तभी काम करेगा जब आप खुद पे कंट्रोल कर पाएंगे। ठीक है, कॉस्ट टू कॉस्ट डे को करना कोई बुरी बात नहीं है, करना चाहिए। बट अगर आप बैकटेस्टिंग करते हैं तो आपको पूरे मंथ की दिख जाएगी कि हाँ भाई इतनी परसेंटेज एक्यूरेसी है, तो हम लोग आराम से ट्रेड में बने रह सकते हैं। ठीक है, बाकी सारे लोग थोड़ी थोड़ी इमोशनल तो होते ही हैं अपने अपने ट्रेड में। तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि आपने थोड़ा प्रॉफिट पहले ले लिया, पहले बुक कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये हमारा पहला तरीका रहेगा, मेथड 1 रहेगा परफॉर्म के लिए। अगर फेज 1 फेज 2 फेज 3 में, सॉरी फेज 1 फेज 2 और फंडेड में हम लोग काम करें तो। एक दूसरा तरीका है, किन्हीं का कोई सवाल था इसमें कि कितनी परसेंट का रिस्क लेना चाहिए, या रिस्क तो मैंने बताया, फिर क्या सवाल है, 1 मिनट वापस से देख लेता हूँ। लॉट साइज ड्यूरिंग फेज 1 फेज 2 एंड रियल अकाउंट। लॉट साइज तो इस पर कैलकुलेट कर लेंगे ना, ये मारुति जी का है ना। इसमें क्या करना है, जिनके जो सेशन में स्टार्टिंग से हैं उनको पता है कि जब भी हम लोग कोई ट्रेड लेते हैं तो हमारी जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रहती है 1:3 रहती है।
अगर हमने लगभग इधर में स्टॉप लॉस रखा, स्टॉप लॉस जो हमारा है, जैसे हमने स्टॉप लॉस रखा 40 पॉइंट्स का, 40 पॉइंट्स में कैलकुलेशन को सिंपल रखने के लिए कर रहा हूँ। आप अपने हिसाब से 40 पॉइंट्स, 50 पॉइंट, 100 पॉइंट भी रख सकते हैं। अभी मैंने 40 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस रखा और टारगेट मैंने रख दिया 3x। सिंपल है। अभी आपका अकाउंट अगर 5K का है तो ये 40 पॉइंट्स को डिवाइड करना है इस $50 के रिस्क के साथ। समझ पा रहे? यानी कि आपके अगर $40 अगर स्टॉप लॉस जाएंगे, $40 का स्टॉप लॉस अगर जाता है 40 पॉइंट्स का, तो आपका टोटल जो लॉस होना चाहिए वो होना चाहिए $50। इसमें ब्रोकेज जो है वो भी लगेगा। ठीक है। फिर उसके बाद अगर आपने ये डिसाइड किया कि स्टॉप लॉस आपका 100 पॉइंट्स का होगा या 120 पॉइंट्स का होगा, तो 120 पॉइंट्स को, सॉरी, $50 को 120 पॉइंट से डिवाइड करना पड़ेगा वापस से। यानी आपकी जो लॉट साइज हो जाएगी वो वापस से कम हो जाएगी। ठीक है। कोई कैलकुलेशन प्रॉब्लम हो जाएगी कैलकुलेशन में? सिंपल है ना? हाँ जी। तो ये 1% वाले रिस्क मेथड पे सब लोग खुश हैं, ओके हैं? या फिर मैं थोड़ा कम हाँ वाला सर। एक सिस्टम है उसमें ठीक बताऊं? है, ठीक है सर। ये ठीक है ना? और अगर जिनको ऐसा लगता है कि मुझे पर डे 2-3 ट्रेड लेने हैं, अ, उनके लिए भी एक मेथड बता देता हूँ मैं। बहुत ही सिंपल है, इसी की मैं कॉपी कर दूंगा। इसके लिए करना क्या है कि हम लोग इस वाले सिस्टम में अपने को जो है 0.5% से शुरू करना है। इसमें 0.5% से शुरू करना है आपको। 5%, बाकी विन रेट जो है आपकी सेम रहेगी। आपका जो इसमें स्टॉप लॉस रहेगा $25 का हो जाएगा, 25 USD का। और 25 USD। सर ये $25 पर ट्रेड होगा ना सर, ये है ना? हाँ, पर ट्रेड हो जाएगा। ओके। 5K का अकाउंट है, $25 पर ट्रेड, 0.5% हो गई ना? तो आप लगभग लगभग 400 का आपको आपका टारगेट लॉस होता है, स्टॉप लॉस। फोर हंड्रेड, और इधर में आपकी हो जाएगी 1800। इधर कैलकुलेशन करें तो 1400 आपको मिल रहा है पूरे मंथ में ट्रेड करने से। लेकिन आपकी जो टारगेट रहती है वो रहती है $400 की। इसका मतलब है कि 2 हफ्ते में के अंदर आपका हो जाना चाहिए। फिर अगर सेकंड फेज की बात करें तो सेकंड फेज में हमारी जो रहेगी, ये इस चीज़ को हम लोग कॉपी कर लेंगे। ये हम लोग सेकंड फेज में यूज़ कर सकते हैं। और थर्ड फेज की बात करें तो थर्ड फेज में फिर सेम ही चीज़ को रख सकते हैं अपने। क्योंकि ये जो है क्योंकि अगर ज़्यादा भी रिस्क कम किया तो फिर हम लोग जो टारगेट है मंथली वो अचीव नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से भी आप काम कर सकते हैं। ये दोनों तरीका जो है, ये वाले इसको मैं थोड़ा रेड कर देता हूँ, खतरे की निशानी। चलिए, और ये वाली जो है ब्लू रखता हूँ, क्योंकि ब्लू वाले में क्या है, हम लोग बिल्कुल
न्यूट्रल होकर काम करेंगे, नो इमोशन। स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहें तो ले सकते हैं, और मैं क्या करता हूँ, ग्रुप में शेयर कर दूंगा इसको। ठीक है। अब कोई सवाल है आप लोगों का तो आप लोग कर सकते हो। सबसे पहले तो क्या है, आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेगी कि हमने अगर एक स्टॉप लॉस दिया, ठीक है, तो उस स्टॉप लॉस को रिकवर करने के लिए दूसरा ट्रेड जब हम लोग लेंगे, तो उसका हम लोग सिर्फ सिर्फ और सिर्फ 1/3 ही तो खर्च कर रहे हैं ना। यानी आपने अगर 100 रुपये खर्च किए तो 300 रुपीज कमाने की भी उम्मीद कर सकते हैं। तो अगर किसी दिन आपका दो स्टॉप लॉस हो जाता है, तो सीधा सा मतलब है कि आपकी जो भी लॉस हुई है वो टोटल आप दूसरे दिन सिर्फ एक ट्रेड में रिकवर कर सकते हैं। लोग अकाउंट जो है सबसे अधिक तब जाते हैं जब उनको ऐसा लगता है कि आज दो स्टॉप लॉस तीन स्टॉप लॉस हो गया है, तो मुझे आज ही रिकवर करना है। तो ये सबसे बेकार चीज हो जाती है, क्योंकि सबसे पहले तो बात तो क्या कि आपका अपना कुछ जो कॉन्फिडेंस है वो गया। आप इमोशनली ट्रेड करने लगे, आपके अंदर जो है भरपाई करने की ये आ गई, तो आपका जो लॉजिक है वो सही से काम करेगा नहीं। आप मार्केट को सही तरीके से न्यूट्रल होकर देख नहीं पाएंगे, और ट्रेड जो है गलत जगह पे, गलत लेवल पे, गलत टाइमिंग पे लग जाएंगे। तो मेरा ऐसा सोचना है, मेरा ऐसा मानना है, और मेरी सलाह है कि जिस दिन भी आपका दो ट्रेड आपका स्टॉप लॉस गया, उस दिन आप सिस्टम पूरी तरह से ऑफ कर दो। आप ये सोचो कि मार्केट ने आपको आज छुट्टी दे दिया है, आप कल उसे रिकवर करेंगे। ठीक है ना। कोई सवाल आप लोग के हैं अलग अलग? और जाहिर सी बात है, जितने लोग होते हैं सबके सवाल भी अलग अलग होते हैं। मैंने तो एक कॉमन जो सबके लिए थी वो बताया है। आपके अलग अलग कुछ सवाल हैं तो मुझसे आप कर सकते हैं। आपके लिए क्लियर है सर। अगर क्लियर है। कुछ डाउट आएगा तो हम ग्रुप में से करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। सर आ, एक क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, टॉपिक ये थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा तो मैं पूछ सकता हूँ उसमें? हाँ हाँ, बताइए ना। सर ये जो प्रॉप फर्म आपने जो बताई है फाइवर्स की, अ, ये प्रॉप फर्म सर जैसे अभी कुछ ऐसा हुआ है इंडिया में कि कुछ प्रॉप फर्म्स हैं जो यहाँ पे सर्विस बंद कर रही हैं। अच्छा अच्छा। जैसे अभी एफटीएमओ ने इंडियन ऑपरेशंस बंद कर दिए हैं, यहाँ के अकाउंट्स वो नहीं ले रहे हैं अभी। हाँ, एफटीएमओ का तो बहुत पहले से है, जी 2 साल जी से है उनका। जी। हाँ तो जी। मान लीजिए कि ये प्लेटफॉर्म भी कभी अगर इंडिया में बैन होता है या अपने सर्विसेज नहीं देता है, तो सर एक दो प्लेटफॉर्म्स टाइम टू टाइम आपकी तरफ से हमें अपडेट मिलते रहे हाँ हाँ, कि बिल्कुल किस में बिल्कुल। करना चाहिए। हाँ हाँ अभी के हाँ। लिए तो यही है। अभी अभी जो है दो तीन प्लेटफॉर्म पे हम लोगों ने फोकस बना कर रखा है। पहला एक तो फाइवर्स है, दूसरा एक जी। फंडेड नेक्स्ट है, और ओके। थर्ड जो है जिसपे हम लोगों ने किसी ग्रुप में से किसी ने भी ट्राई नहीं किया है, वो टॉप टायर करके एक है। जी ठीक है ना। तो मैं सलाह दूंगा कि पहले फाइवर्स पे ट्राई करो, इसका $39 का ही है, फाइव अच्छा के जी। अकाउंट। आप राइट। ठीक है ना। तो इनके सबसे अच्छी बात है कि इनका सपोर्ट बहुत अच्छा है। आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है ना किसी तरह की भी, क्योंकि सिर्फ फंडेड अकाउंट पास करना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका केवाईसी होता है। उस केवाईसी पे आपके पेमेंट गेटवे लिंक होनी चाहिए। तो वापस से जो पेमेंट गेटवे से आप पेमेंट आप रिसीव करने वाले हैं उसकी केवाईसी अलग से होती है। यानी दो जी। अलग अलग केवाईसी होती है। पहला तो फाइवर से आप कोई प्लेटफॉर्म का केवाईसी करता है, दूसरा हम्म। जो है पेमेंट गेटवे भी केवाईसी करेगी। दोनों केवाईसी जब हो जाती है, वेरिफिकेशन हो जाती है, तो फिर दोनों अकाउंट आपके लिंक होते हैं। लिंक होने के बाद ही आप पे आउट ले पाएंगे। इसका सर थोड़ा डिटेल बताइए ना, किस तरीके से होता है, मतलब हाँ रिक्वायरमेंट क्या रहेगी इसमें हाँ, डॉक्यूमेंट्स मैं की, बताता और हूँ। जी हाँ जी। देखो, सबसे पहले फेज 1 फेज 2 आपने क्लियर कर दिया। फंडेड जब फेज 2 आप क्लियर करेंगे तो जी आपके पास चलो इससे पहले एक चीज और, मैं बिल्कुल जीरो से शुरू करता हूँ। सबसे जी पहले आपने $39 डाला और एक पेमेंट किया, और आपने के पास मेल में पासवर्ड आईडी आ जाती है। पासवर्ड आईडी जी आएगी, फेज 1 के अकाउंट डिटेल आ जाती है। जब आप जी ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं और फेज 1 आपने क्लियर कर दिया, तो जी जैसे ही फेज 1 की टारगेट आपकी पूरी होती है, आपका वो अकाउंट जो होता है उसी समय ब्लॉक हो जाता है, और आपके ईमेल आईडी में दूसरा अकाउंट आता है सेकेंड फेज के नाम से। जी ठीक है। उसके बाद सेकेंड फेज जब अकाउंट आप क्लियर कर लेते हैं,
परसेंटेज जो भी होता है पास कर लेते हैं 5% का, तो आपके पास वो अकाउंट भी ब्लॉक हो जाता है, और फिर आपके पास एक मेल आती है कि आपको अपनी केवाईसी करनी है। ठीक है। केवाईसी जी करने का मतलब है कि आपको अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करना है। फाइवर्स या कोई प्लेटफॉर्म आपको एक एग्रीमेंट भेजता है। वो एग्रीमेंट का में ये लिखा रहता है कि आप एज ए पोर्टफोलियो मैनेजर उनके लिए काम कर रहे हैं, और ये टर्म जी कंडीशन है। वो सारे टर्म कंडीशन को आपको पढ़ना है, उसकी प्रिंट आउट लेना चाहें तो प्रिंट आउट ले सकते हैं। सारी जी चीज़ें आपको अगर अच्छी लग रही है तो उनके एग्रीमेंट पे आपको साइन करना है। वो भी डिजिटली होता है, ऑनलाइन ही होता है। जी। जब ये आप साइन करते हैं एग्रीमेंट पे, उसके बाद उनके तरफ से 24 से 36 घंटे में आपको फिर वेरिफिकेशन मेल आता है कि हाँ, आपकी अकाउंट जो है वेरीफाई हो चुकी है, आप अब एज ए पोर्टफोलियो मैनेजर हमारे लिए काम कर सकते हैं, सर्विस दे सकते हैं, और आपको इतनी परसेंटेज आपको मिलने वाली है मंथली बेसिस पे। जी। इतना होने के बाद आपको फिर फंडेड अकाउंट की पूरी डिटेल आपके मेल में आ जाएगी, और वो जो है रियल अकाउंट होगा, ओके। फंडेड। और उसमें उसके बाद उस अकाउंट में जो भी आप प्लस माइनस करेंगे, वो 14 डेज के दौरान, मतलब 2-2 हफ्ते पे आपको पे आउट उसकी मिलती रहेगी। ओके। है? और चीज़ें तो काफ़ी सिंपल है। हाँ, एक चीज़ मैंने और इसमें ऐड करना था मुझे, जी। कि जब आप फंडेड अकाउंट आपको मिलती है उसी समय, फंडेड अकाउंट तभी मिलेगी जब आपकी फॉर्म की केवाईसी क्लियर हो जाएगी। जब आपको हम्म। फंडेड अकाउंट मिलती है उसी समय से आपको क्या करना है, अपने लिए पेमेंट गेटवे पे केवाईसी स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि पेमेंट गेटवे केवाईसी जो होती है कभी कभी 2 से 3 हफ्ते लग जाते हैं। और मैं अच्छा तो ये जी। कहूँगा ना कि आपने जिस दिन परफॉर्म का अकाउंट लिया है उसी दिन से आप केवाईसी करना चालू कर दीजिए पेमेंट गेटवे के लिए। के पेमेंट गेटवे का नाम मैं अभी बता देता हूँ, और जी उसके लिए कोई परफॉर्म फंडेड होना जरूरी नहीं है। आप जनरली ऐसे भी केवाईसी बिना फंडेड के भी आप केवाईसी का कर सकते हैं। जी। ठीक है। एक है राइज करके है, मैं चैट बॉक्स में डाल देता हूँ। एक है राइज और दूसरा है वाइज। दोनों पता नहीं, कंपनी नाम एक जैसा ही है, हो सकता है कोई पार्टनर वगैरह ने स्टार्ट किया हो। वाइज और दूसरा है राइज। ये दोनों के टाई अप हैं फाइवर्स के साथ, और दूसरे जितने भी पेमेंट गेटवे प्लेटफॉर्म है ना, सबके टाई अप हैं इनके साथ। आप इनके साइट पे जाइए, अलग जी। अलग केवाईसी दोनों के फिल कर दीजिए, जिनकी केवाईसी पहले आ जाएगी उनके साथ आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा केवाईसी जी। करने के लिए आपको चाहिए, केवाईसी करने के लिए चाहिए आपको अपना एक छोटा जो भी है फोटोग्राफ्स, पीपी साइज, जी। और पैन कार्ड, आधार कार्ड, ईमेल जी। आईडी तो पहले से लिंक रहेगी, हाँ और जी। आपको ये सारी चीज़ें सबमिट करनी है। कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो सपोर्ट वाले में आपको मेल करना है कि मैं सबमिट नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर वो उनके तरफ से कोई मेल आती है कि आपकी जो वेरिफिकेशन है पूरी नहीं हो पाई है, तो आप उनको मेल के थ्रू भी अपनी डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं, पासपोर्ट, फोटोग्राफ्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आप उनको भेज सकते हैं। आपको चेक ये करना है, आधार कार्ड पैन कार्ड जब आप सबमिट करते हैं तो आपको चेक ये करना है कि सारे डॉक्यूमेंट्स में आपके नाम सेम होने चाहिए, मिसमैच कहीं नहीं होना चाहिए। हम्म। अगर मिसमैच होता है, क्योंकि इंटरनेशनल गेटवे है, पेमेंट इंटरनेशनल होती है, तो ऐसे तो सारे गेटवे के रूल्स लगभग लगभग सेम है, बट वो मिसमैच के चक्कर में वो पेंडिंग हो जाता है आपका। जी। तो कहीं भी अगर आपको लगता है कि कुछ पैन कार्ड में, आधार कार्ड में कहीं भी कुछ है, तो उसको केवाईसी से पहले आपको ठीक करवा लेना चाहिए। राइट। ठीक है ना। सर इसमें जो सर पे मेरा एक आउट, और इसमें सर जो पे एक, आउट आएगा हाँ, एक वो एक डॉल। बहुत, हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। जी। जी। आप जब भी अकाउंट परचेज करते हैं, और उस जी। अकाउंट जब परचेज करते हैं, उस समय जो आप नाम उस पर डालते हैं, जैसे आपने राजेंद्र करके नाम जो भी आपने डालना जी। है डाल दिया। आपको जब भी पेमेंट करना है, जब भी आपको पेमेंट करना है, अपने कार्ड से करना है जिसमें आपका पूरा नाम हो, जिस पे जो मैच कर रहा हो। जी। अगर आपने किसी थर्ड पार्टी कार्ड से कर दिया, मतलब फैमिली फ्रेंड के कार्ड से, तो आपका अकाउंट उसी में ब्लॉक हो जाता है। हम्म। ऐसे तो वो सपोर्ट वाले अगर अच्छे मोड में हो तो तुरंत ओपन भी कर देते हैं, लेकिन फिर भी अगर ओपन करना चाहें तो उनको 24 से 36 घंटे लग जाता है। जी। सर इसमें जो पे आउट आता है वो जो ये अपने पेमेंट गेट में इसी में आके इसी में पार्क होगा पे आउट। हाँ, पेमेंट गेटवे में आपका आपका आता है
फिर जी। इंडियन करेंसी इंडियन बैंक में आपके उस गेटवे के थ्रू आपके पैसे आएंगे। तो सर बैंक में जब ये पैसा आएगा हमारे बैंक में, तो उस केस में इंडियन अथॉरिटी, गवर्नमेंट, आरबीआई, बैंक, इनकी तरफ से कोई क्वेश्चन हो सकता नहीं है कोई, उस समय? हाँ कोई जी सवाल आता नहीं है। बाकी जो आपका एग्रीमेंट जो आपने केवाईसी किया है ना, वो जी। एग्रीमेंट आपको प्रिंट आउट करके रखना है हमेशा अपने पास। जब भी अच्छा बैंक या कभी भी इनकम टैक्स या कुछ भी आता है, तो आपको ये जी। दिखाना है कि मैं तो सर्विस प्रोवाइडर हूँ। ठीक है, ओके। मैं ओके। पोर्टफोलियो मैनेजर हूँ, मैं उनके लिए सर्विस करता हूँ, जॉब करता हूँ, मुझे जी। पेमेंट मिलती है। ओके। ठीक है, इनकम राइट। टैक्स में भी सेम चीज़ आपको दिखाना है, और इनकम जी। टैक्स में फाइल करते हैं तो टैक्स वगैरह देना ही है, अगर आप इंडिया में आ, हैं तो। बाकी सर बाहर हैं इसमें तो। इनकम टैक्स में जनरली इसको एज ए इंडिपेंडेंट इनकम की तरह शो करेंगे हम? हाँ, इनको हम लोग ऐसे सर्विस दिखाते हैं, जी जैसे कोई प्रोफेशनल सर्विस होती है ना, जैसे आप सीए हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, जी। जी। या चार्टर्ड अकाउंटेंट, सॉरी ये क्या बोल सकते हैं उनको, फ्रीलांसर, बहुत सारे वर्क हैं उनकी तो कैटेगरी ओके। अनलिमिटेड है। तो जी उसमें जी। पोर्टफोलियो मैनेजर करके आप इंडिपेंडेंट पोर्टफोलियो मैनेजर इस तरह से आप बता सकते हैं। और ओके उनके सर। उनके उनके एग्रीमेंट में लिखा ही रहता है कि जी। आप एज ए पोर्टफोलियो मैनेजर हमारे लिए काम करेंगे। तो ओके हम सर। लोग के लिए बहुत ईजी है। आपको बस बस इतना ध्यान रखना है कि इनकम टैक्स में आपको टैक्स पे करने की कोशिश, मतलब करना है, उसको छुपाना नहीं है, क्योंकि उसके चक्कर में जी। क्या होते हैं लोग आप पे थोड़ा इंटरेस्टेड हो जाएंगे, और वो हम्म। फिर छानबीन थोड़ी बढ़ जाएगी। जी जी। जी ठीक है। हाँ जी, ऐसे भी राइट। कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं, क्योंकि हम लोग अपने पर्सनल अकाउंट में तो कुछ कर नहीं रहे, हम लोग उनको सर्विस दे रहे हैं। और राइट। सर्विस के रूप में हमें कितना मिल रहा है वो तो हमारी कंपनी के टर्म कंडीशन पर डिपेंड करता जी जी। है ना। जी सर, थैंक यू सर। हाँ जी। सर मेरा एक सवाल है सर, जो हाँ अभी जी। मैंने ऑलरेडी बहुत दिन पहले मतलब एक अकाउंट रजिस्टर करके रखा हूँ, वो फंडिंग है। फंडिंग टिप्स का। हाँ हाँ वो जी, हाँ ठीक जी। है ना सर? हाँ हाँ, ठीक, सही है। उनके भी अच्छे आ रहे हैं रिव्यू हमारे पास। हमारे ग्रुप में जितने अच्छा लोग हैं शायद ये लोग फ्रंट टिप्स में भी कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। 5000 के का है। हाँ हाँ हाँ। वो मैं भी उसमें ट्रेड ठीक से नहीं लिया हूँ। अच्छा अच्छा। मतलब मैं स्टडी करने के बाद लेने के लिए सोच रहा हूँ। हाँ तो आप बस अब स्टार्ट करो आप, अगर आप ठीक है किसी सर। भी एक स्ट्रेटजी पे आप कंफर्टेबल हो तो फिर स्टार्ट कर हाँ सकते सर। हो। ओके है ना। सर। हाँ जी। सर उसके लिए भी सेम प्रोसेस होगा सर, जैसे आप बताएं फाइवर्स के लिए? अ, क्या क्या क्या, वापस से। मतलब जो प्रोसीजर अभी आप बताए थे ना फाइवर्स के लिए, हाँ जी। सिमिलरली फनी मिप्स के लिए भी सेम होगा सर? हाँ, ट्रेडिंग तो सेम रहेगी, ट्रेडिंग सेम रहेगी। कुछ केवाईसी डिफरेंस। सब प्रोसेस सेम ही होगी ना सर? हाँ, केवाईसी वगैरह जो है वो थोड़ी डिफरेंस हो सकती है, क्योंकि सब कंपनी की अलग अलग टर्म कंडीशन होती है। हाँ हाँ, अ, समझ गया। है ना। तो उसके लिए को बहुत ज्यादा देखो, जितनी जरूरत आपको है ना उनकी, हम्म। उतनी जरूरत हम्म। उनको भी है आपकी। है ना। तो अच्छा। हाँ केवाईसी में सर। आपका हेल्प करते ही करते हैं। और ठीक बस है आप सर। आपकी जो पैन आधार जो डॉक्यूमेंट्स होती है वो सही रहनी चाहिए, उसमें कुछ हाँ नेम सर, वो सब मिसमैच ठीक है नहीं होना सर। चाहिए। हाँ हाँ जी। वो सर। और एक सर, अगर इसमें अगर हम टैक्स में फाइल करते हैं तो हाँ, टैक्स में कितना पे करना पड़ेगा सर उनको, टैक्स इंडियन गवर्नमेंट के देखो लिए? सारे पैसे आपके अकाउंट में अगर आते हैं बैंक अकाउंट हाँ। में, तो वो तो हम्म। सारा डिस्प्ले ही होगा ना कि पैसे आपके कहीं हाँ ना हाँ कहीं सर। से पे आउट आए हैं। तो हम हाँ लोग जो सर। दिखाते हैं ना, उसको हम लोग डायरेक्ट सर्विस चार्ज हमने लिया, ये दिखाते हम्म। हैं। बाकी आपकी अच्छा। जो इनकम टैक्स स्लैब है ना, उसके हाँ। हिसाब से फिर आपको टैक्स पे करने की जरूरत पड़ती है। अच्छा सर। है थैंक ना। यू सर। और ये जो चीज़ें हैं ना, उसका भी टैक्स बचाने का एक बहुत अच्छा तरीका है। मैंने बहुत सारे सेशन में बताया भी है कि हम्म। आराम से जो पैसे पे आउट आपके आते हैं, उस पैसे को हम लोग इंडियन मार्केट में स्विंग ट्रेडिंग में इस्तेमाल करेंगे। और आपके जो इतने टैक्स जाते हैं ना, उस टैक्स से ज़्यादा अधिक पैसे आप कमा पाएंगे, बिना कोई ज़्यादा रिस्क के। यानी स्विंग ट्रेडिंग तो अच्छा। पता ही है ना, बाय एंड होल्ड। हाँ सर। हाँ सर। हाँ, तो वो सिस्टम भी मैंने लास्ट 2-3 वर्कशॉप में बताया है। तो किन्हीं को कोई ऐसा इंटरेस्ट रहेगा तो उसमें भी मैं थोड़ी थोड़ी डिस्कशन कर लूंगा आगे। ठीक है ठीक है ना। सर। हाँ जी। तो उस टैक्स को भी थैंक बचाया जा यू। सकता है, पैसे आप गवर्नमेंट को देंगे, लेकिन आप अपनी जेब से नहीं देंगे, मार्केट से कमा कर देंगे, क्योंकि पेमेंट आपकी मंथली बेसिस पे आ रही है, और टैक्स आपको ईयरली बेसिस पे करना है। तो आप आराम हाँ से उस सर। पैसे को इन्वेस्ट करो, इन्वेस्ट करो, महीने का 2% आप जनरेट करो, साल के 24% हो गए। टैक्स कितना देना है आपको? 20%, 22%, 30%। ठीक है, अगर हाँ तीन सर, परसेंट समझ मंथली भी किया तो काफ़ी अच्छा है। तो चीज़ें मैनेज की जा सकती है गया। ना। हाँ सर, समझ गया। हाँ जी। थैंक यू सर। हाँ जी, ओके। और किन्हीं का? सब सर कुछ इसमें ओके। लिवरेज कितना है सर इसमें? लिवरेज 100x है।
हंड्रेड अच्छा एक्स जी। हाँ जी। जी। हाँ, इसमें फाइवर्स में तीन अलग अलग अकाउंट हैं। एक में लीवरेज 100x है। मैं थोड़ा इंट्रो जी दे दूं क्या उसकी? सर दे दीजिए अगर अच्छा होगा। हाँ हाँ बिल्कुल। क्योंकि इतनी हम लोग की जो टॉपिक है ना, कंटेंट है ना, इतनी बड़ी है ना कि मतलब कभी कभी हम लोग कवर करना चाहते हैं बट कम समय में हो नहीं पाता। बट आपने जिक्र किया तो अपने शुरू कर सकते हैं एक बार। जी। फाइवर्स में टोटल 3 टाइप्स के अकाउंट हैं। पहला जो अकाउंट है वो है बूट कैंप। बूट कैंप वाले में क्या है कि आपकी जो लीवरेज है काफ़ी कम हो जाती है, और इसमें आपकी जो स्टार्टिंग की जो इन्वेस्टमेंट है ना, स्टार्टिंग की इन्वेस्टमेंट जो है अधिक हो जाती है। इनका लोड होने में टाइम लग रहा है। बूट कैंप जो है वो टोटल 3 फेज का परफॉर्म अकाउंट है, जिसमें आपको लगभग लगभग लीवरेज जो है शायद 10x या 30x मिलता है। जी। सॉरी, हाँ जी बिल्कुल सही, 10x मिलता है ना। जी। ये अकाउंट, इस अकाउंट में आपकी जो लीवरेज है 10x मिलती है। बाकी आपका अगर आपने 100 के अकाउंट अगर लिया, 100 के अकाउंट आपने लिया तो आपको $95 पे करने पड़ते हैं स्टार्टिंग में। ठीक है, जी। स्टार्टिंग में। उसके बाद फेज 1 में आपको मिलता है $25,000, जिसमें हम्म। टारगेट 6% की रहती है, लॉस हम्म। मैक्सिमम 5% रहता है। फिर आप जैसे इसको क्लियर करते हैं आपको सेकेंड फेज में आना पड़ता है, फिर आपकी जो फंडिंग होती है बढ़ जाती है। ये भी डेमो जी। फंडिंग ही है, रियल फंडिंग जी। नहीं है। जी। फिर आपकी इससे अगर आप क्लियर करते हैं तो फिर फेज 3 मिलता है। फेज 3 में आपको $75 मिलेगा, 75,000 USD, और सेम टारगेट, लीवरेज सेम। अगर इसे आप क्लियर करते हैं तो फिर आपको $205 आपको वापस से पे करने पड़ेंगे, तब आपको रियल अकाउंट फंडिंग आपको मिलती है। जी। लीवरेज इसमें काफ़ी कम रहती है। हम्म। ठीक है, ये हो गया। तो दूसरा जो है, दूसरा जो ये है, इसमें आपका वन टाइम जो फी है $260 मिलता है, और इसमें फर्स्ट में मिलेगा आपको $5,000। ठीक है, सेकेंड फेज जी। में $10,000, और दोनों ही प्रॉफिट जब आप करते हैं दोनों की आपको पे आउट मिलती है। जी। इसकी लीवरेज आपको 30 की मिलती है, 30x। हम्म। और इसमें टारगेट जो है 10% का है, और स्टॉप लॉस जो है 6% का है। डेली जो है अकाउंट आपका 3% माइनस अगर होता है तो अकाउंट आपका ऑटोमेटिक 24 घंटे के लिए ब्लॉक हो जाएगा, और फिर अपने अपने आप अगले सुबह चालू हो जाएगा। ओके। और थर्ड जो है, जो सब कॉमन है सबों के लिए, मतलब हम लोग ग्रुप में जितने लोग कर रहे हैं जी। उनके पास सबसे पहला जो अकाउंट लेते हैं वो ये लेते हैं 5K। 5K में हम्म। क्या है कि आपको अनलिमिटेड तो टाइम सब में मिल रहा है। जी। आपको 3 डेज प्रॉफिट मिनिमम रहने हैं, और 5% का डेली का लॉस का ये लिमिट है। इतने अधिक लॉस करते हैं तो फिर अकाउंट आपका गया। टेन हम्म। परसेंट का मैक्सिमम लॉस है, 8% की टारगेट है फेज 1 के लिए। फेज 2 हम्म। के लिए 5% का टारगेट है, सेम चीज़ें रहेगी फेज 2 में। 5% के टारगेट के साथ आप जैसे ही आप पार करते हैं तो फंडेड अकाउंट आपको मिलता है। हम्म। दूसरी चीज़ क्या है कि इसमें आपको जो $39 लग रहा है ना स्टार्टिंग में, जी। उसमें से $5 जो है आपका रिटर्न करते हैं वो, जब आप फेज 2 ओके। क्लियर करते हैं तो। ओके। सॉरी, जब फेज 1 क्लियर आप करते हैं ना, उसी समय जी। $5 आपको रिफंड मिलता है। हम्म। ठीक है, और फंडिंग जब अकाउंट मिलती है तब तो आपको पूरा फंड ट्रेडिंग का मिल ही जाता है। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट वाली बात है, इसमें 100x लीवरेज मिल रही है पहली, जी। 100x लीवरेज मिल रही है। दूसरी क्या है कि आप एक साथ 3 अकाउंट मैनेज कर सकते हैं। 5K अकाउंट एक रहेगा, एक 20K हाँ। अकाउंट रह सकता है, और एक कोई भी 100K या 60K अकाउंट रह सकता है। सारे अकाउंट, कोई भी अकाउंट है ना, तो आपका उस अकाउंट को आप हर हर महीने, हर 20 दिन में, 30, जब भी आपका 10% अचीव हो, आपकी हम्म। अकाउंट जो है उसमें फंड ऐड हो जाएगी, ये वाली। अच्छा। 5K से वो 10% जैसे ही होता है, जी। आपका 7 5 हो जाता है, फिर 10 हो जाता है, इस तरह से वो बढ़ता जाता है। और ये स्केलिंग के इन्होंने बहुत सारे लेवल चार्ट बना के रखे हैं इस तरह से। बाद जी। में इनका जो है ये सैलरी वगैरह भी दे रहे हैं, अच्छा जी। लेकिन इसमें समय लगता है, 1 साल 2 साल, ढाई हम्म। साल हो गए जी। आराम से। ठीक है, तो मैं इसमें सजेस्ट
जी जी, इसमें इन्वेस्टमेंट से $39 का इन्वेस्टमेंट हाँ, है। $39 का। उसके बाद भी कुछ रहेगा इसमें? नहीं, इसमें कुछ नहीं है। ये जो हाई स्टेक वाला है ना, जी ये जो थर्ड वाला जो है, जी ये वाली, इसमें $39 से आपका स्टार्ट है। और इसमें बाद में कुछ भी पे नहीं करना आपको। वो $39 में क्लियर आपने कर लिया तो आपको फंडिंग मिल जाती है। जी, ठीक। ठीक। अच्छा। जी, थैंक यू। और ये $39 जो है ना, ये भी आपके वापस हो जाते हैं जब आपको फेज 2 क्लियर होती है तो। जी मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ। जब आप फेज 1 क्लियर करते हैं तो $5 आपको रिफंड मिलता है। और फेज 2 जब क्लियर करते हैं तो $39 आपको रिफंड मिलता है। लेकिन ये रिफंड कब मिलता है? फंडिंग अकाउंट के जब पे आउट होती है, उस समय ये फंड आपके पास जुड़ के आता है। यानी आपने $100 प्रॉफिट कर लिया, तो ये जी $39 उसमें प्लस होकर आएगा। जी ठीक है। जी, हाँ जी। 2 हफ्ते, ठीक। 2 हफ्ते मतलब ट्रेडिंग जब से स्टार्ट करेंगे उसके 2 हफ्ते के मतलब बाद आता है। यानी 15 दिन या 16 दिन में। अच्छा, ठीक। ठीक है ना? हाँ जी। आप लोग शुरू करो, आप लोग बैक टेस्टिंग करिए और मार्केट में बस जो भी है शुरू करिए। जी, उसके बाद फिर डिस्कशन तो होती रहेगी, चलती रहेगी चीज़ें, रूल तो चेंज करते रहते हैं लोग। राइट। और उसके हिसाब से फिर अपने करेंगे मैनेज। जी, ठीक है ना? तो और कोई सवाल है कि नहीं का, तो अपने डिस्कस कर सकते हैं आगे। नहीं सर, क्लियर। क्लियर ना? ओके। ठीक। हाँ। हाँ जी, तो आज के लिए डन करें फिर। हाँ सर। सर जी अगर सर, आप जैसा एक्सेल आपकी। एक्सेल रेडी करके दे रहे हो तो थोड़ा हेल्पफुल हो जाएगा। अच्छा, एक्सेल, हाँ, एक ठीक है, एक्सेल में आप रेडी कर देता हूँ आपको। थैंक यू सर। हाँ जी, वेलकम। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, जी। है ना? ओके सर। राजीव जी, आपका कोई सवाल तो नहीं है? नहीं नहीं सर, ये तो आपने पहले भी मुझे बताया हुआ है हाँ हाँ सारी चीजें। हाँ जी जी, ठीक है। हेलो सर। हाँ जी, मारुति जी है ना? सर मैं नया हूँ। हाँ क्या आप कोई भी मेरे को कैसे करना है कर आफ्टर दैट कॉल करके गाइड कीजिए सर। हाँ, मैं बिल्कुल आपको गाइड करूंगा। आज आपने थोड़ा जो ज्वाइनिंग किया है ना, लेट ज्वाइनिंग किया है। यस यस। कोई बात नहीं। आपको जो भी सपोर्ट हमारे सबसे मिल पाएगी ना, मैं बिल्कुल करूंगा। ठीक है। ओके सर, और थैंक यू। हाँ जी, आप कल संडे है ना, कल संडे है तो आप मुझे, मैं आपको मैसेज करूंगा जब मैं थोड़ा बात करने के लिए फ्री रहूंगा। आप ओके मुझे सर। कॉल बैक करना तो आपसे 5 मिनट बात हो जाएगी, है ना? ओके आपकी सर। डिटेल थोड़ी ले लूंगा मैं, है ना? ओके सर। ओके ओके। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आज जो डिस्कशन हुई उसमें तो कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? ऐसा तो जनरल डिस्कशन थी ये तो सबके। एक्चुअल में ये जो रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट है ना, स्टार्टिंग में मैं डिस्कस करता हूँ। ओके लेकिन लास्ट में भी डिस्कस हो गया तो एक अच्छा ही हो गया। एक वापस से रिपीटेशन हो गई। तो ओके। इसमें आज के वाले सेशन में चीज़ समझ में आई सही से आपको? यस सर, यस सर। ओके। ठीक है, आप कौन सा सिटी से हो? सर हैदराबाद सर। हैदराबाद से। ओके, बहुत अच्छी बात। ठीक है ना, ओके। तो कल आप एक बार कॉल करना मुझे, मैं आपको ओके मैसेज सर। कर दूंगा, ठीक है ना? ओके सर। ओके सर। ओके। हाँ हाँ जी। ओके, गुड नाइट। आज गुड के लिए नाइट। इतना ही रखते हैं, जी, है ना? थैंक ओके यू ओके सर, सर। गुड नाइट हाँ। सर, थैंक हाँ गुड जी। यू। नाइट। गुड नाइट सर। हाँ जी, हाँ जी। और आज की जो सेशन है उसकी रिव्यू आप लोग जरूर देना। हाँ ठीक है। सर, श्योर। जी दूसरी दूसरी चीज क्या है कि नेक्स्ट सेशन जो है मंगलवार को है ना? जी तो हम लोग जी सर। 15 तक आराम से रहेंगे। 2 सेशन हमारे पास और बच रहे हैं। हाँ सर। जी ठीक है ना? तो आप लोग थोड़ा मेहनत करिए और कल संडे है, जितनी बैक टेस्टिंग कर पाए अच्छा रहेगा। ओके सही सर। ना? हाँ जी। जी। ठीक है, ठीक है, ओके। ओके, गुड नाइट। हाँ जी, गुड। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। ओके 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 ओके।